चलिए हम लोग पांचवें पाठ नगरी लिपि से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव को यहाँ देख लेते हैं। तो इससे पहले हम लोग इस कहानी को अच्छे से समझ चुके हैं। आज ऑब्जेक्टिव करेंगे और कल इससे आने वाले 2 नंबरीय प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहले पूछता है कि नगरी लिपि के लेखक कौन है। लेखक तो याद रखिएगा गुणाकर मूल्य। पूछता है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। तो 1935 ईस्वी में। जन्म 1935 ईस्वी में। कहाँ हुआ था। तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। पूछे गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। तो महाराष्ट्र के अमरावती जिला में। गुणाकर मूल्य की शिक्षा दीक्षा जो है किस भाषा में हुई। तो याद देखिएगा मराठी भाषा में। इनकी शिक्षा की भाषा क्या थी, मराठी। आगे चलकर इन्होंने मराठी में मिडिल तक के 8वीं तक के बच्चों को शिक्षा भी दिया। तो मिडिल स्तर तक मराठी इन्होंने पढ़ाई भी। आगे जाकर ये पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद जाकर इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की। किस विषय में, गणित में। आगे पूछेगा कि गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ। तो 2009 ईस्वी में। निधन 2009 ईस्वी में इनका हो गया। बच्चे बहुत सारे पूछते हैं फ़ोन करके सर ऑब्जेक्टिव कैसे लिखे। तो देखो जब हम हटेंगे ना तब आप इन सभी पॉइंटों को लिख लीजिएगा। ये अब ऐसे नहीं मत लिखो कि नगरी लिपि के लेखक कौन है तो गुणाकर मूल्य, इतना बड़ा नहीं, बस नगरी लिपि लिखो हेडिंग, वहाँ पे लिखो लेखक गुणाकर मूल्य, जन्म 1935, कब कहाँ। तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। इन्होंने शिक्षा किस भाषा में प्राप्त की, मराठी। इन्होंने कहाँ तक के बच्चों को पढ़ाया। तो मिडिल स्तर तक के बच्चों को मराठी में पढ़ाया। इन्होंने शिक्षा के लिए इलाहाबाद आए, मैट्रिक और एमए तक की वहाँ पढ़ाई की। इसके बाद इनका निधन 2009 ईस्वी में हो गया। शॉर्ट फॉर्म में लिखो, एकदम स्मार्ट बनो। प्रेजेंट ऑफ माइंड भी रखो थोड़ा सा, ताकि आप जल्दी से चीज़ों को समझ सको। हम हटते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। लेखक के बारे में पूछे जाने वाले और ऑब्जेक्टिव को हम लोग अभी समझते हैं। चलो लेखक से के मुख्य ऑब्जेक्टिव को और हम लोग देखते हैं। पूछता है कि गुणाकर मूल्य ने अपने जीवन में कितने लेखों को लिखा है। तो 2500 से अधिक लेखों को इन्होंने अपने जीवन में लिखा है तथा 30 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी हैं। कितने वर्ष में, सिर्फ और सिर्फ 25 वर्ष में। तो गुणाकर मूल्य ने अपने जीवन में कितने लेख लिखे हैं, 2500 से अधिक। और कितने पुस्तकों का प्रकाशन किया है, तो 30 से भी अधिक पुस्तकों का प्रकाशन कर चुके हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हम चाहते तो पूरा बुक लिख देते जितने भी रचनाएं दिए, लेकिन उनमें से कुछ मुख्य है जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे भारतीय लिपियों की कहानी, यह 2 बार पूछा गया है कि भारतीय लिपियों की कहानी की लेखक कौन है। तो गुणाकर मूल्य। सूर्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो गुणाकर मूल्य, 1 बार पूछा गया है। अक्षर कथा के लेखक कौन है। तो गुणाकर मूल्य। याद रखना, एक अक्षर कथा है, एक अक्षर ज्ञान है। अक्षर ज्ञान के लेखक है अनामिका, जिसको हम आपको गद्य खंड में पढ़ाएंगे। 10वें चैप्टर का नाम है अक्षर ज्ञान, उसके लेखक है अनामिका। ठीक है, अभी अक्षर कथा पूछे तो गुणाकर मूल्य, अक्षर ज्ञान पूछे तो अनामिका। नेक्स्ट, मेंडलीफ के रचयिता कौन है, या रचनात्मक रचयिता पूछे, लेखक पूछे तो कौन, गुणाकर मूल्य मार देंगे। नगरी लिपि जो पाठ है वो गुणाकर मूल्य के किस लेख से लिया गया है या निबंध से लिया गया है। तो भारतीय लिपियों की कहानी। यही कारण है कि यह 2 बार पूछा है कि यह पाठ जो है, यही पाठ भारतीय लिपियों की कहानी से ही लिया गया है। और नगरी लिपि जो है किस विद्या की रचना है। तो याद रखना यह एक निबंध है। अब हम लोग यहाँ से लेखक के बारे में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। अब यहाँ पे इस पाठ से पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे। जैसे इस पाठ में देवनागरी, नागरी या नंदी नागरी लिपि के बारे में पढ़ना। तो देखिए देवनागरी पूछता है, देवनागरी के टाइप मशीन जो है खट 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 कितने वर्ष पहले बने। तो आज से 2 सदी पहले इसके टाइप बने। पूछता है कि देवनागरी लिपि के टाइप कब बने। आज से 2 सदी पहले बने थे। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ किस किस भाषा में लिखी जाती है। तो देवनागरी, खरोष्टी, तेलुगु, ब्राह्मणी। यह इसी बार पूछा था 2022 में। यहाँ पे यह इतने सारे ऑब्जेक्टिव है, इसे आप नोट कीजिए। आगे के ऑब्जेक्टिवों को हम लोग देखते हैं। पाठ से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव को चलिए हम लोग देखते हैं। पहले पूछता है कि देवनागरी लिपि की बहन किस लिपि को कहा जाता है। याद रखिएगा यह सबसे अधिक बार पूछा है कि देवनागरी लिपि की बहन कौन है। तो बंगला लिपि। बंगला लिपि को देवनागरी लिपि की बहन कहा जाता है। दूसरा, तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ भाषाएं भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो याद रखिएगा दक्षिण भारत। आप इस कहानी को पढ़े होंगे, हम पढ़ाए होंगे पिछले क्लास में, तो आपको याद होगा मैप के द्वारा दिखाए थे कि दक्षिण भारत में
तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ भाषाएं बोली जाती है। आगे ब्राह्मणी लिपि से ही विकास हुआ है, किसका विकसित हुए हैं, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हो या देवनागरी लिपि हो, इन सब का मूल जड़ कौन है, तो ब्राह्मणी लिपि। ये सभी लिपियाँ ब्राह्मणी लिपि से उत्पन्न हुई है या विकसित हुई है। तो पूछे कि ब्राह्मणी लिपि से कौन कौन सी भाषाएं उत्पन्न हुई है या लिपि, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, देवनागरी, नागरी या नंदी नागरी, जो भी ऑप्शन हो उसको मार देंगे। आगे दक्षिण भारत में नागरी लिपि को किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा नंदी नागरी। दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहते हैं, नंदी नागरी। विजयनगर के शासकों के लेख किस में मिलते हैं, तो याद रखिएगा नंदी नागरी लिपि में मिलते हैं। विजयनगर के शासकों के लेख, यह एक बार पूछ चुका है, के लेख किस लिपि में मिलते हैं, तो नंदी नागरी लिपि में मिलते हैं। और देवगिरी के यादव, देवगिरी के यादव के शासकों के लेख किस लिपि में मिलते हैं, तो नंदी नागरी लिपि में। ठीक है। महमूद गजनवी जो था किस चीज़ का सिक्का चलाया था, सोने का, चांदी का, तांबे का, पित्तल का, तो याद रखिएगा चांदी का। महमूद गजनवी किसका सिक्का चलाया था, चांदी का। आगे बढ़िए। बादशाह अकबर जब सिक्के चलाए थे तो उस पर क्या अंकित था, तो देवनागरी लिपि में राम सिंह अंकित था और दूसरे तरफ राम और सीता का चित्र अंकित था। राम और सीता का चित्र अंकित था और उसमें देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ था, तो राम सिंह, याद रखिएगा। पूछता है कि कब से जो है दक्षिण भारत में नागरी लिपि लेख जो है मिलने लगते हैं, तो याद रखिएगा 8वीं सदी से। सबसे पहले देवनागरी लिपि के लेख कहाँ से मिलने लगे, तो दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से सबसे पहले लेख मिलने लगे नागरी लिपि या नंदी नागरी या देवनागरी लिपि के, कब से, 8वीं सदी से। और उसके बाद तो उत्तरी भारत से 9वीं सदी में। यहाँ आप गड़बड़ाओगे, देखिएगा। दक्षिण भारत पूछे, कहे कि दक्षिण भारत से नंदी नागरी के लेख कब मिलने लगे, तो 8वीं सदी। और उत्तर भारत कहे तो 9वीं सदी। याद देखिएगा, दक्षिण 8वीं सदी, उत्तर भारत पूछे तो 9वीं सदी। गड़बड़ाएंगे नहीं बिल्कुल। काशी जो है, काशी किसकी नगरी है, तो देवों की। वहाँ पे भगवान की मूर्ति, मंदिरें काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वह उस नगर को देवों की नगरी कहा गया। किसको, काशी को। यहाँ पे मरना भी मंगलमय माना जाता है। काशी में मरण सबसे मंगल माना जाता है। कहा जाता है काशी में मरने के बाद कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट स्वर्ग में। तो मरना होगा तो उजंग जाके मरेंगे, ठीक है, काशी में, ताकि स्वर्ग मिले। क्या है, विक्रमादित्य के व्यक्तिगत नाम पूछता है, क्या है, तो देव। याद रखिएगा, 2 बार पूछा है कि विक्रमादित्य के व्यक्तिगत नाम क्या था, तो देव। विक्रमादित्य के व्यक्तिगत नाम देव था। आप पाठ से पूछे जाने वाले और ऑब्जेक्टिवों को देखते हैं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिखिए। आप लोग पाठ से पूछे जाने वाले कुछ ऑब्जेक्टिवों को देख लिए। आगे चलिए थोड़े से ऑब्जेक्टिव को और देखते हैं। पूछता है पटना का पुराना नाम क्या है, तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। गुप्तों की राजधानी कौन थी, पटना। पूछता है गुप्तों की राजधानी थी पटना, दिल्ली, मुंबई या महाराष्ट्र, तो पटना, याद रखिएगा। हिंदी के आदि कवि कौन है, तो सरहपाद। आपको हम कहानी में बताए होंगे, आप एक बार कहानी समझ लोगे ना तो ऑब्जेक्टिव देखने की जरूरत ही ना पड़ेगी। बस ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिवीजन के लिए। तो एक बार कहानी इससे पहले जाके देख लीजिए, ठीक है। इसके पहले वीडियो कहानी का है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव किए और कल इसके 2 नंबरीय प्रश्नों को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में। पूछता है गोमटेश्वर का भव्य पुतला कहाँ है, तो कर्नाटक में। देखो यही है गोमटेश्वर का भव्य पुतला, जो कहाँ स्थित है, कर्नाटक में। आगे बेतमा दान पत्र पूछता है कब लिखा गया, तो 1020 ईस्वी पुराना यह दान पत्र है। एक बार यह प्रश्न पूछा गया है कि बेतमा दान पत्र कब का है, तो 1020 ईस्वी पुराना। यहाँ पे लेखक से और पाठ से पूछे जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिव क्लियर हुए। कल हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, क्वेश्चन लिख देंगे और उसका पूरा डिटेल्स आंसर लिखेंगे। आप लोग अच्छे से उसको करेंगे। आगे हम लोगों का क्लास सारण जिला में छपरा में चलता है। हमारा लोकेशन है, देखो आसपास के एरिया, गुदरिया के चौक, यहाँ से भगवान बाजार जो एक स्टेशन है सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर है, साइकिल से आ जाओगे। फिर गांधी हाई स्कूल, ये सब हम लोगों का पास का इलाका है, यहीं पे अपना क्लास चलता है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें ऑफलाइन क्लासों में तो ये इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हो क्लास कहाँ है। आज तारीख है 20 मई। 20 मई का वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखो किस दिन आता है,
20 मई को हम लोगों का हिंदी पूरा समाप्त हो चुका है। 1 तारीख जून से आपका संस्कृत शाम में 4 से 5 बैच में चलेगा। जिसको एडमिशन लेना होगा जल्दी ले ले, नहीं तो बैच फिर फुल हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके 2 नंबरीय प्रश्नों के साथ। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।